हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स। और ये मनफूल जी, जय श्री राम। और जैसा कि ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भी, अभी जो है समान नागरिक संहिता जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जो राजनीतिक पॉलिटिकल स्फीयर में उसमें काफ़ी दिनों से चर्चा में बना हुआ है। और अभी जैसे हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं 5 स्टेट्स इंक्लूडिंग 1 यूनियन टेरिटरी, तो उसके बाद में जैसे आसाम सरकार ने 26 मई को अभी जो 26 मई को वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने की रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास किया और उसको असेंट भी मिल जाएगा। तो हमने एक शॉर्ट भी बनाया था कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद में आसाम स्वतंत्र भारत का तीसरा यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का थर्ड स्टेट है बनने जा रहा है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। तो आज सबके लिए हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे। जो भी आरएएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि आईएएस और आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत डिटेल में स्टडी करना बहुत नेसेसरी है। इसके अलावा जो भी दूसरी अदर स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आरपीएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सब ऑर्डिनेट बोर्ड या दूसरे पीसीएस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए भी जो मेंस की हैं जिनमें सब्जेक्टिव पेपर होता है, उन सब के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के सारे प्रोविजंस क्या हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ऐसा, और इसके अलावा अभी तक भारत में इसके लिए क्या एफर्ट किए गए हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट हो जो ये इंश्योर करता हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या ऐसा कानून होना चाहिए जो समान नागरिक संहिता जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, मैं दोनों टर्म यूज करूंगा। हमारा जो मीडियम है वो इंग्लिश रहेगा, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश में हम स्टडी करेंगे टॉपिक्स के। तो कुछ टर्म्स आपकी इंग्लिश में भी हो सकती है, और जिनको जो हिंदी मीडियम की जो ऑडियंस है अगर उनको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिटेल में करेंगे अपन, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसकी बैकग्राउंड क्या है, कौन से ऐसे आर्गुमेंट है जो इसको फेवर में है और कौन से इसको आर्गुमेंट्स है जो इसको अपोज करते हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी में है। हाँ, गुड मॉर्निंग अंजलि, मतलब रागिनी, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो इन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो देखते हैं यूनिफॉर्म, आप जो भी रागिनी है, जो आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मनफूल जी आरएस, तो आप डिटेल में देखना। अगर आप शॉर्ट नोट्स में बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैं थोड़ा आपको क्योंकि समझ में अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा आपको फ्लो चार्ट के थ्रू आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिटेल में स्टडी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने से पहले आपको यह जानना है कि जैसे हिंदी में यूनिफॉर्म का मतलब समान होता है, सिविल का मतलब होता है नागरिक होता है, कोड का मतलब कुछ ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं, कुछ ऐसी टर्म्स होती है जिनको हम एक जगह लिखते हैं कि यानी किसी कानून की शक्ल में हम उनको बदलते हैं लॉ की फॉर्म में, फिर उनका जो भी कोई वॉयलेशन होगा तो वो पनिशेबल होगा। हाँ सुनीता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुकेश जी। तो आप डिटेल में थोड़ा फोकस होके पढ़िए। नागरिक कोड का मतलब जैसे कि कोई भी सेट हो, यानी कि एक जैसे आप नोटबुक में एक पेज है हो गया, इस पेज में आप कुछ प्रिंसिपल बना लोगे कि लोगों को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, जो भी सिद्धांत बनाए आपने, कुछ रूल्स बनाए हैं, थ्योरीज बनाए, प्रिंसिपल बनाए, कुछ रूल्स बनाए हैं, वो सभी रूल्स आपके क्या होंगे, उनको अपने एक जगह लिख दिया है तो उनको कोडिफाई कर दिया है, तो उनको कोड बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं संहिता। संहिता। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको ये तो पता, गुड मॉर्निंग गोपी किशन। तो हम ये देखते हैं कि ये संहिता क्या है, नागरिक मैटर क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि कोई भी हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आप सबने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। मैं थोड़ा सा आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूं, इसलिए आप फोकस होना, थोड़ा अपना वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन इससे आपके पूरी क्लैरिटी हो जाएगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग पर, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए, फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, और जनरली ये यूपीएससी, आरपीसी, जो आरएएस की एग्जाम होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस की हो, चाहे यूपी की हो, हरियाणा की हो, एमपी की हो, उन सब में इस टॉपिक के मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और जहां पे
हाँ, गुड मॉर्निंग टीना। और जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां तो इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, चाहे स्टेटमेंट वाला आ जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव वाला आ जाए, या सब्जेक्टिव जो आरएस की मेंस एग्जाम होते हैं उसमें लिखने वाला आ जाए, दोनों ही आएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। आपने सबने संविधान के बारे में पढ़ा है, लेकिन संविधान होता क्या है इसके बारे में बताएंगे। व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इसके बाद में देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के कार्य क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हिंदी मीडियम वाले आप उसको संविधान समझ सकते हैं, और फंक्शंस का मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या काम करता है। फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाएगा। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन आपके इम्पोज, तो इनके फंक्शंस में अपन देखते हैं। और थिंग्स विच इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोड, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये सब प्रूव करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन ये भी है कि हाउ डज ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स, या सिंपल बोले तो इट्स फॉलोअर्स बेटर रहेगा, फॉलोअर्स। ठीक है, तो हम अभी पहले इसके ऊपर देखेंगे, क्योंकि हमने कोडिफिकेशन संहिता की बात की है, मैंने बताया रूल्स है। तो रूल्स की जो बेसिक जो रूल मेकिंग प्रोसेस होती है वो स्टार्ट कहां से होती है, तो उसके बारे में हम इसमें देख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जानना है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है, जिसमें क्या होता है ये देखेंगे अपन, व्हाट इज ए, और कॉन्स्टिट्यूशन के कार्य क्या है, वो क्या काम करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की एस्पायरेशंस को कैसे प्रोटेक्ट करता है, और लोगों को कैसे उनके जो राइट्स हैं, सिटीजन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, सिटीजन्स का मतलब जो लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं, यानी संविधान का पालन करते हैं, उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करता है, इन सब के बारे में अपन थोड़ा सा ब्रीफ में स्टडी करेंगे। डिटेल में करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। बाकी हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की क्लास है, हमारी ऑफलाइन जो बैच में चलती है, उसमें हम इस सब के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। तो अब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की 3 टर्म आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कि हम सब जैसे आज प्रेजेंट सिनेरियो में अपन देखिए तो हम सब है अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। हम में से कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ जैन है, और कुछ बौद्ध हैं, कुछ सिख हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। इंडिया है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन है, जैसे जर्मनी में आपके नाजी हो गए, आपके स्लोवेनिया में वहां पे रेस के बेसिस पे, यानी कि वंश और जो प्रजाति है उसके बेसिस पे अलग अलग राष्ट्र बने हैं। लेकिन भारत अपना इंडिया है, जैसे आप इसकी भारत की विशेषताओं में पढ़ते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कि यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। आप राजस्थान में तो अपन देखते हैं कि यहाँ तो आपके लगभग हर 10 किलोमीटर के ऊपर लोगों के अलग अलग बोली चेंज हो जाती है। जैसे मैं थोड़ा ढूंढार मतलब सीकर साइड का हूँ, तो हमारी लैंग्वेज अलग है, आपके बीकानेर के लोगों की अलग है, और जैसे मेवाड़ साइड के लोगों की अलग लैंग्वेज है, भीलवाड़ा थोड़ा, और ये भरतपुर वाला जो सवाई माधोपुर है, इन सब की रीजन्स में लैंग्वेज अलग है। उसके अलावा हरियाणा की थोड़ी अलग है। तो हम सब लोगों में इनमें से जैसे अलग अलग लोगों के हैं, अलग अलग धर्म की मान्यताएं हैं, उनके त्योहार कुछ अलग अलग होते हैं। तो जनरली जब ऐसी सिचुएशंस में हो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक लार्ज ग्रुप यानी बहुत बड़ा समूह है लोगों का, जिसमें अलग अलग मान्यताएं हो, अलग अलग परंपराएं हो, तो ऐसे सिचुएशन में उस समाज की पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहने के लिए हमें कुछ ऐसे नियम ढूंढने पड़ते हैं, कुछ ऐसे आधारभूत सिद्धांत यानी बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ढूंढने पड़ते हैं, जिनसे ये हो सके कि हमारी सोसाइटी में, समाज में सभी लोग अपना डेवलपमेंट पीसफुली कर सके और सबको उन्नति का अवसर प्राप्त हो, यानी सब अपनी प्रोग्रेस कर सके, व्यक्तिगत जो उन्नति कर सके, उसके अलावा समाज में योगदान कर सके, और
क्योंकि सभी बिंदुओं के ऊपर तो सभी सहमत नहीं हो सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या किया जाता है कि हम सब बैठते हैं एक जगह, डिसाइड करते हैं कि हमारे जो लोग, हमारे मैटर है, पर्सनल मैटर, उन सबको कौन कैसे गवर्न करेगा। कि जैसे ट्रांसपोर्ट है व्हीकल्स, तो कैसे मूव करेंगे ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कलेक्शन टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, पानी की सप्लाई कौन करेगा, रोड कौन बनवाएगा, हॉस्पिटल जो है क्योंकि ज्यादातर लोगों के नहीं है तो हॉस्पिटल कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हम सब जो भी बेसिक फंडामेंटल रूल्स बनाते हैं, जिसपे ऊपर मिनिमम यानी कि थोड़ी बहुत लेवल तक सभी लोग क्या हो उस पे सहमत हो, तो उन सब जो बेसिक और फंडामेंटल रूल हैं, यानी कि किसी भी समाज के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जो आधारभूत नियम है, उन आधारभूत फंडामेंटल नियम्स को क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं ना, जैसे आर्टिकल 21 में राइट टू लिव एंड पर्सनल डिग्निटी है, जैसे जीने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके आधारभूत नियम है जिनके ऊपर पूरे समाज में थोड़े बहुत लेवल पे सभी लोग सहमत हो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इन सब जैसे लोगों ने जो सहमत होकर बना लिया कि ये हम ऐसे करेंगे, तो उसको कैसे कौन इंप्लीमेंट करेगा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट फॉर्म करता है। क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट फॉर्म करता है, यानी सरकार बनाता है। अब गवर्नमेंट में अब आपको ये तो पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम एक कोई बेसिक फंडामेंटल रूल बनाते हैं, तो एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए या एक लोगों का ऐसा समूह होना चाहिए जो सभी क्या उनका काम क्या हो कि रूल बनाए। कौन से रूल बनाए, जैसे सड़क पर कैसे चलना है, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, रोड कौन बनवाएगा, पानी की सप्लाई कौन करेगा, और जब कोई क्राइम हो सोसाइटी में, क्योंकि अलग अलग ऐसा तो है नहीं कि अपन क्राइम को पूरी तरह एलिमिनेट कर सकते हैं, तो कुछ लेवल पे लोगों में क्राइम हो सकते हैं जो इंटेंशनली भी होते हैं, कुछ इमोशंस की वजह से हो जाता है, क्योंकि इंसान काफी इमोशनल होता है ऑर्गेनिज्म, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो उन सब सिचुएशंस के लिए कि लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो तीन बॉडीज की हम यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करता है, उसके तीन ऑर्गन है। एक तो आपका लेजिस्लेचर हो गया, लेजिस्लेचर यानी विधायिका, जिसका काम है जो बेसिक फंडामेंटल रूल ढूंढे ना अपनी, जैसे सभी लोगों ने मिलकर यानी कि मूल आधारभूत नियम बनाए जो समाज के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जरूरी है, उनको बनाता है। दूसरा क्या करता है, जो लॉ बनाए लेजिस्लेचर ने उनको क्या करता है, इन्फोर्स करता है, उनका पालन करवाता है कि कोई अगर उनका पालन नहीं कर रहा है तो उसका पालन करे। जैसे कोई चोरी कर लेता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, पुलिस कांस्टेबल होता है तो वो ट्रैफिक को क्लियर कराता है और उसकी सब बात मानते हैं। तो एक हो गई आपकी लेजिस्लेचर के बाद में एग्जीक्यूटिव हो गया इंग्लिश में, जिसको आप अपनी सरकार समझ सकते हो आम बोलचाल की भाषा में। वैसे गवर्नमेंट की तीनों ऑर्गन होते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जैसे हमारे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद है तो वह एग्जीक्यूटिव है। हमारे जैसे ये ऑफिसर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे आरएस, और आप में से अगर आरएस बनेंगे तो आप भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट होंगे, तो आप नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। तो सरकार क्या होगी, जो भी लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाएगी उस कानून का क्या करवाएगी, पालन करवाएगी, इन्फोर्स करेगी लॉ को। ठीक है, कोई लोग को पालन नहीं करता है, चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, क्राइम होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लोगों को जुडिशरी के सामने लाते हैं। और एक होती है न्यायपालिका, जिसको आप जुडिशरी कॉल करते हैं, जुडिशरी। अब जुडिशरी का काम क्या है कि जनरली आपने सबके काम सेट कर दिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों मिलके क्या करेंगे, जो हमारी सोसाइटी है उसके मैटर्स को रेगुलेट करेंगे। गुड मॉर्निंग पूजा जी। तो इन सब मैटर्स में जैसे मान लो कभी स्टेट, ये सब स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या है, कभी कभी हमने सुना है कि जैसे आप आर्टिकल 19(1) है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अभी, तो इन सब में क्या होता है कि सरकार के अगर आप देखते हैं कुछ बोल देते हैं, कभी धारा 100 पहले 144, आजकल उसको बोलते हैं सी, जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 163 है, जहां पे 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी जाती है। पहले आपने CRPC 144 है, जिसमें जो सब डिविजन है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, वो 5 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा देता है। तो बहुत सारी बार ऐसे जो डिसीजन होते हैं वो आर्बिट्रेरी होते हैं, मनमाने तरीके से लिए जाते हैं, बिना किसी
रैशनैलिटी या तर्क संगतता के लिए जाते हैं। तो ऐसे केस में आप बोलते हैं कि इससे हमारा जो फ्रीडम है वो वॉयलेट हो रहा है, किसी को बिना वजह अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे जनरली आपने सबने पढ़ा है आर्टिकल 20 से और 22 में, आपने 22 में पढ़ा है, 20 में पढ़ा है कि किसी भी आदमी को अरेस्ट करेगी पुलिस तो उससे पहले पूछेगी कि भाई उसको बताना पड़ेगा कि आपको किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। फिर उसके जो नियरेस्ट रिलेटिव है उनको इन्फॉर्म किया जाएगी हमने आपके जो आपके रिलेटिव है या भाई है, ब्रदर है, सन है, उनको अरेस्ट किया है। फिर उसके बाद में उसको ये भी राइट होता है कि वो अपनी पसंद के जो लीगल एडवाइजर, जिनको आप जनरली आसान भाषा में वकील बोलते हो, एडवोकेट बोलते हो, उनसे अपने मामले की पैरवी कर सकता है या उनसे बात कर सकता है, पुलिस को कुछ भी। तो ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे क्या आमतौर पर यही है, जो पुलिस है थोड़ा रूडली बिहेव करती है, लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अब सिटीजन और स्टेट के बीच में, यानी कि जैसे एग्जीक्यूटिव और सिटीजन्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया कि आपने गलत तरीके से किया, तो उस चीज को डिसाइड करने का काम किसका है? जुडिशरी का है। हमने पढ़ा है कि आर्टिकल आपका, जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 226 है, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों या उसके अलावा किसी भी ऐसे कानूनी मामले में जहां पे कोई कानूनी प्रावधान उपलब्ध नहीं हो, आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट से बोल सकते हैं कि माय लॉर्ड, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हो रहा है, या ये प्रोविजन है जिसमें कोई रेमेडी नहीं है किसी लॉ में, तो ये एक्सेस है एग्जीक्यूटिव का या किसी पर्टिकुलर पर्सन का, तो आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। इसके अलावा हमारे संविधान में एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 32, जिसमें ये प्रोविजन है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर वोलेशन होता है, चाहे स्टेट हो चाहे प्राइवेट पर्सन के विरुद्ध हो, लेकिन आर्टिकल 21 में आप प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, तो आप सीधे कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकता है, तो वो 5 स्पेशल जो रिट जारी करता है जिसको अपन बोलते हैं, तो उन सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। कृष्ण जी गुड मॉर्निंग। तो वो हमारी ऑफलाइन क्लास में डिटेल में पढ़ते हैं, अभी इतना ही है, ठीक है। तो ऐसे मैटर में कि एग्जीक्यूटिव ने सिटीजन्स के साथ आर्बिट्रेरी बर्ताव किया या डिस्क्रिमिनेशन किया, तो उन मामलों में हम जाते हैं जुडिशरी में। जुडिशरी डिसाइड करती है कि स्टेट का एक्शन रेशनल है या तार्किक है या अतार्किक है, कुछ एक्सेस हुआ है नहीं हुआ है। हम बहुत सारे जजमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आपने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो पढ़ा है 1978 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उसमें कि जानवर की तरह जीना ही नहीं, उसमें गरिमापूर्ण जीवन जीना भी शामिल है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में, तो कॉन्स्टिट्यूशन जान लिया अपन ने, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, जो आपके जो लोगों के मामले होते हैं। अब इनमें से देखो बहुत सारे मामले क्या है कि 2 तरह के मामले होते हैं। कुछ क्रिमिनल मैटर्स होते हैं आमतौर पर, जो हमारे की लोगों के 2 तरह के मामले हो सकते हैं, यानी लोगों के जो रिलेशन होते हैं, एक आदमी के दूसरे के साथ किस तरह से रिलेशन होते हैं सोसाइटी में पर्सन टू पर्सन, वो 2 तरह के मैटर्स होते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन आपने देख लेगी, आपको एस्पायरेशन जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें स्टेट यानी जो राज्य है उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि लोगों के न्याय, उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए, सोसाइटी की प्रोस्पेरिटी के लिए, लोगों की पर्सनल उन्नति के लिए कार्य करे, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। और ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, जो आर्टिकल 44 का मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, तो उसके बारे में अपन अभी आएंगे उसके ऊपर, जब यूसीसी पढ़ेंगे तब आर्टिकल 44 को डिटेल में। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि आपको इंश्योर करता है कि आपके जो भी हमने राइट दिए हैं आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, वो सारे फुलफिल यानी पूरे किए जाएंगे। इन केस ऑफ वायलेशन आप सीधे जुडिशरी में जाइए, वहां पे आपके ऊपर सुने जाएंगे। हालांकि जुडिशरी में काफी लेंथी प्रोसेस होती है, जो आप अगर फेस करेंगे तो उसको जनरली ये जो रियल में होता है कहने को होता है जुडिशरी। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड है कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो पहले हाई कोर्ट जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट आओ। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये देखा गया है कि वो पर्सन टू आदमी देख के भी शो मी द मैन शो यू द लॉ, इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि वो जैसे आदमी को देखता है फिर उसके अकॉर्डिंग अपने जजमेंट की डिसीजन देता है। ये जो कानूनी जानकार लोग होते हैं वो उसकी आलोचना इस आधार पे करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की और उसकी जो प्रोसीजर है उसकी आलोचना करना कोई क्राइम नहीं है, कोई कंटेम्प्ट नहीं है। हाँ, आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले की आलोचना कर सकते हैं तार्किक आधार पर, कानूनी आधार पर, लेकिन पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते। पर्सनल कमेंट करेंगे तो आप कंटेम्प्ट को इनवाइट करेंगे, फिर आप भाई कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट 6 महीने की मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये सब आपके हो गए। अब इसके बाद में हम सीधे आते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए बहुत काम करता है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट्स है, उसके लिए आपसे सिटीजन से भी एस्पायरेशन करता है कि
जनरली हम फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन आसान भाषा में समझने के लिए ये समझ ली, जो फंडामेंटल राइट्स आपके हैं वो आपके दोस्त के या आपके दूसरे व्यक्ति के ड्यूटीज हैं आपके लिए, या जो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको फॉलो करनी है वो दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकारों की सुरक्षा में है। ठीक है, जैसे एक बार यूएस में कोई सेलिब्रेशन हो रहा था, तो फ्रीडम सेलिब्रेशन हो रहा था, तो वहां पे कुछ लोग नाच रहे थे, तो एक आदमी का हाथ किसी दूसरे आदमी के नाक पे लग गया। तो उसने, किसी पर्सन ने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, तो उसने बोला कि भाई हमें फ्रीडम है, आज फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे है तो हम सेलिब्रेट करेंगे। तो उस आदमी जिसके नाक पे लगी थी उसने बोला कि भाई आपकी फ्रीडम वहीं तक है जहां तक मेरी नाक शुरू नहीं, जैसे ही मेरी नाक शुरू होगी आपके जो है फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स हैं वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज बन जाएंगे, और मेरी जो ड्यूटीज थी वो मेरे फंडामेंटल राइट्स बन जाएंगे। तो हमें लोगों के खुद के अधिकारों के साथ साथ दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, मिश्रित संस्कृति है, उसको प्रिवेंट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। तो अब हम सीधे अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब दूसरा टॉपिक की नागरिक मामले, लोगों के, यानी कि सोसाइटी में लोग रहते हैं तो दो तरह के मैटर हो सकते हैं। लोगों के मामले यानी जब लोग आपस में एक जगह बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर अकेला आदमी हो, अगर अपन ये कल्पना करें कि कोई आदमी अकेला रहता है, जैसे अरस्तु ने कहा है कि जो इंसान अकेला रह सकता है या तो वो पशु है या देवता है, पर जनरली आप सब ने रियलाइज किया है कि हम अकेले नहीं रह सकते, हम एक समाज में रहते हैं। तो इस समाज में हमें एक दूसरे लोगों के साथ संबंधों का संचालन करना पड़ता है। जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं, मदर, हम आपस में किसी ना किसी रिश्ते में जुड़े हुए होते हैं। तो उन रिश्तों में जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनके दो तरह के मामले होते हैं। एक तो नागरिक मामले हो गए आपके, इंग्लिश में सिविल मैटर्स हो गए। सिविल मैटर्स, नागरिक मामले का मतलब इनके उल्लंघन के लिए आपको कोई जेल नहीं भेजा जाता, इनके लिए आपकी अरेस्ट नहीं किया जाता, इनके लिए कोई जो मौद्रिक या मॉनेटरी जो रिलीफ्स होते हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, लोगों में समझौते हो जाते हैं। एक दूसरे होते हैं आपके क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स को आप जनरली आपराधिक मामले बोलते हो, और आपराधिक मामलों में जैसे जनरली आप, जैसे मान लो, मैं सारे बता देता हूं आपराधिक मामलों में कौन कौन से, जैसे हत्या हो गया जिसको आप मर्डर बोलते हो, थेफ्ट हो, चोरी हो गई, किसी की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करना हो गया, ठीक है, इलीगल ट्रेसपास बोलते हैं उसको, इलीगल ट्रेसपास हो गया, ठीक है, रेप हो गया, ऐसे बहुत सारे क्राइम होते हैं अराउंड, यानी किसी को गाली देना हो गया, हर्ट करना, किसी गरिमा का सम्मान कर, उसकी गरिमा के भंग करने का काम हो गया। मोडेस्टी को, जैसे आर्टिकल पहले हमारे जो आईपीसी थी उसमें 354D था, किसी महिला की मोडेस्टी को भंग करना। तो ये सब क्या है आपके क्रिमिनल मैटर्स हैं। इनमें क्या होता है, जनरली बॉडीली हार्म होता है, किसी भी इंसान को क्या होता है, बॉडीली हार्म होता है, शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाता है, या इमोशनल हार्म होता है, जैसे क्रिमिनल डिफेमेशन की एक होता है। इसके अलावा उसमें जो राज्य के अगेंस्ट जो अपराध किए जाते हैं वो भी क्रिमिनल मैटर्स में आते हैं। और सिविल मामलों में लोगों के जैसे मैटर, जैसे विवाह हो गया, आपकी मैरिज, तलाक, डिवोर्स, प्रॉपर्टी विवाद हो गए, प्रॉपर्टी जिसको, अब उसमें प्रॉपर्टी में जैसे इनहेरिटेंस, आपके जैसे पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी है तो आपको मिलती है, तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड यानी विरासत से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं वो आ गए। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा दो लोगों के बीच में कोई अनुबंध हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके हैं, उसके कोई मैटर्स हो गया, जैसे दो लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं एक सेल करूंगा इस शॉप को आपको और दूसरी वो परचेज करेगा, तो ऐसा सेल परचेज, फिर उसमें टर्म्स को वॉयलेट होते हैं। आप कोई भी चीज खरीदते हैं जैसे मार्केट्स, तो आप बिल लेते हैं ना, तो बिल में लिखा हुआ होता है कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बीकानेर से, मान लो बीकानेर से परचेज किया, तो किसी भी स्थिति में आप कोई भी माल परचेज करते हो और उसमें सर्विस अच्छी नहीं होती, वो डिफेक्ट होता है, तो उसमें लिखा होता है किसी भी विवाद की स्थिति में जो न्याय क्षेत्र आपका बीकानेर होगा, यानी कि आपको जो भी कोई केस करना है वो बीकानेर के अंदर ही करना होगा, चाहे आप किसी भी जगह के हो। तो इन सब के जो हम अब इन मैटर्स में देखेंगे, तो क्रिमिनल मैटर्स में तो हमारे भारत में सभी नागरिकों, हम सब ये जानते हैं कि भारत में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के हैं, अलग बहुत सारे अलग ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जनजातियों के भी लोग रहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया आपके, और जैसे आंध्र प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं, जो हमारी जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए, उनकी जो सामाजिक प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, वो आम नागरिकों से अलग होती।
तो हम अलग अलग तरह के लोग रहने के बाद भी सभी के सभी क्या है, इंडियन है, हमारी नागरिकता एक ही है, हम सब क्या है, भारतीय हैं। तो हम सब भारतीय हैं, यानी कि सब में यूनिफॉर्मिटी है, सबकी एक आइडेंटिटी, एक पहचान है। पूरी दुनिया में हम एक भारतीय के नाते ही पहचाने जाएंगे, ना तो हिंदू से पहचाने जाएंगे, ना ही मुस्लिम से पहचाने जाएंगे। तो आप सबको, जो भी हमारे ऑडियंस हैं, सबको भारतीय मानना चाहिए और सबके साथ प्यार से पीसफुली को एग्जिस्ट करना चाहिए। ये एक अच्छे नागरिक की सबसे पहली पहचान है, क्योंकि आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। जो कन्फ्यूशियस है, एक रिलीजन है चाइना का, उसमें ये मानते हैं कि किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ कोई करे। तो अगर सब लोग ऐसा करेंगे कि तो आपके साथ भी अच्छा ही बर्ताव होगा। ठीक है, तो हम ये क्रिमिनल मैटर्स में देखते हैं कि जैसे पहले तो आईपीसी होता था गवर्न, आईपीसी 1854 जो लॉर्ड मैकेले के टाइम के था। इसके अलावा जो आपराधिक प्रक्रिया थी, भाई ये आईपीसी तो ये बताते हैं कि कौन सा अपराध है। आईपीसी में किसकी डिटेल थी कि कौन सा मामला किस तरह का कृत्य क्राइम है, और फिर इसको गवर्न किया जाता था सीआरपीसी। फिर उसमें रिमाइंडर जो संशोधन होते रहे, जो लास्ट में बड़ा मेजर संशोधन हुआ वो 1973 में। सीआरपीसी 1973 में ये कि जैसे क्रिमिनल मामलों में किसी को बुलाया जाएगा, किसको अरेस्ट कैसे किया जाएगा, फिर उसको किस कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, किस मामले में किस तरह से ट्रायल किया जाएगा, सबूत क्या होंगे, एविडेंस क्या होंगे, जिनको बोलते हैं फिल्मों में देखते हैं ना, सबूत गवाह, ये सब। तो सारी प्रोसेस आपकी सीआरपीसी में मेंशन है। आईपीसी 1800 में क्राइम है। तो आपराधिक मामलों में सभी भारतीयों के साथ विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और ट्राइबल डिस्क्रिमिनेशन सभी के लिए एक ही मामले हैं। चाहे किसी का मर्डर, चाहे किसी ट्राइबल आदमी ने किया हो, चाहे मुस्लिम ने किया हो, चाहे हिंदू ने किया हो, चाहे क्रिश्चियन ने किया हो, सबको सेम ही पनिशमेंट मिलेगा। हालांकि उसमें जो सिचुएशन है, मर्डर किया जिसके दौरान कैसी सिचुएशन थी, हैबिचुअल था, वो अलग कैरेक्टर होता है, लेकिन सबके साथ एक ही तरह से ट्रायल किया जाएगा सारे मैटर्स में। तो सभी भारतीयों के साथ आपराधिक मामलों में हम बोल कह सकते हैं ही कि सब जगह क्या है, एक समानता है। यानी कि भारत का संविधान में जो आपराधिक मामले हैं वो अपने नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। हालांकि कुछ क्वेश्चन है कई, जैसे एक तो होता है अलग मैटर है ये, ठीक है, वो कभी डिटेल में देखेंगे अलग से। तो ये होगी क्रिमिनल। अब ये है नागरिक मामले। तो नागरिक मामले सिविल, विवाह, तलाक, प्रॉपर्टी, विरासत से रिलेटेड मामले होते हैं। ऐसे मामले नागरिक मामले होते हैं, जैसे जिनमें मैरिज कैसे करेंगे लोग, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, जैसे आप दहेज डोरी जानते हैं। इसके अलावा जैसे डिस्प्यूट, तलाक, जैसे मान लो कि शादी कर ली किसी ने, फिर उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग, किसी की वजह से विवाद हो गया, तो कल पति पत्नी अलग हो जाते हैं, तो तलाक होने की स्थिति में लोग कैसे, महिला को प्रोटेक्ट किया जाता है, महिला कैसे सरवाइव कर पाएगी। तो उसके जनरली ये माना जाता है कि भारत में महिला को प्रताड़ित माना जाता है, वो हमेशा प्रताड़ित रही है। हालांकि अभी जो प्रेजेंट कुछ जजमेंट्स हैं, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जो बदलते जो कल्चरल एक्टिविटी, जैसे लिव इन रिलेशनशिप का मैटर हो गया, और जब से सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक जो 497 था उसको डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था व्याभिचार को, कि एक मैरिड वुमेन है कि अपने पति के अलावा किसी दूसरे आदमी के साथ उससे शारीरिक संबंध बनती हैं, तो वो पहले क्राइम माना जाता था, लेकिन उसको क्राइम को हटा दिया गया। क्या बोल रहे हो सर? अंजना, व्हाट डू यू से ऑन ओम कश्यप मैटर? देखो, ये जो अंजना ओम कश्यप ने ना टीचर्स के बारे में बोला था, जैसे नीट के बहुत सारे एग्जाम हुए ना, अभी पेपर लीक हो रहे हैं, तो बहुत सारे जो शिक्षक हैं, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर ली। जो टीचर होता है अपने स्टूडेंट से थोड़ा इमोशनल कांटेक्ट में रहता है, तो उनने उनका मैटर उठाया था और उनको बोला था। वैसे अंजना ओम कश्यप ने जो भी बोला वो गलत बोला है, ठीक है, बहुत गलत बोला उसने। ऐसा नहीं कि किसी चीज को वो तो ये मानते होता ही नहीं, तो आप उनके बारे में, उनके जो चैनल वीडियो है आप उसमें देख लो, उनको बहुत सारे लोग वैसे ही भला बुरा बोल रहेंगे। तो ये थोड़ा पॉलिटिकल मैटर, अपन इस पे ना ही बोले तो बेटर रहेगा। हाँ, तो हमारा जो कंसर्न है, अब सिविल मैटर्स पे आते हैं अपन। तो इन सब में तो आपकी यूनिफॉर्मिटी यानी आपराधिक, लेकिन सिविल मामलों में क्या है कि जैसे हिंदू है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, अडॉप्शन के अलग एक्ट है और इनहेरिटेंस के अलग अलग एक्ट हैं। और हिंदुओं में आपके सिख भी इंक्लूड होते हैं, जैन भी इंक्लूड होते हैं और बौद्ध भी इंक्लूड होते हैं। यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन में जो विवाह होगा वो भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत होगा। और विरासत या उनके जैसे कोई उत्तराधिकार सक्सेशन में प्रॉपर्टी कैसे फॉरवर्ड होगी, दादा से बेटे को
को, जैसे मेरे दादा से मेरे पापा को, मेरे पापा से मुझको। तो ये सारे हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, जिसमें जैसे आपके 2005 से 13 सितंबर 2005 से महिलाओं को भी, जो हिंदू महिलाएं थी, 13 सितंबर 2005 से पहले हिंदू महिलाओं को अपनी पूर्वजों की संपत्ति में राइट नहीं था। वो राइट दिया गया है बाद में सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बहुत सारे ऑर्डर। 13 सितंबर 2005 से महिलाओं को प्रॉपर्टी में बराबर का हक दिया गया है। यानी आज का स्टेटस है कि पिता की संपत्ति में बेटी और बेटा दोनों का इक्वल पार्ट होता है। अब जैसे कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि कुछ लोग अपने माता पिता की प्रॉपर केयर नहीं करते, तो उस सिचुएशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने, अभी जैसे पार्लियामेंट ने हमारे माता पिता और वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2007 बनाया है, उसमें भी अगर जैसे मान लो कि प्रॉपर्टी जैसे किसी पेरेंट्स ने अपने बेटे का नाम कर देते हैं, जनरली माँ बाप हमेशा अपने बेटे का भला चाहते हैं, और इस दुनिया में भगवान अगर कहीं है तो सिर्फ माँ बाप हैं, और उसके बाद में परिवार का स्थान आता है जनरली। आप इससे मुझे ये मत मानिएगा कि मैं नास्तिक हूँ, नहीं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ट्रू फॉर्म ऑफ गॉड बता रहा हूँ, तो आपको उनकी कदर करनी चाहिए जनरली। लेकिन अभी सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, पेरेंट्स की कदर नहीं करते, तो सरकार ने ये जो 2007 का एक्ट बनाया है वो उसी पर्पज में बनाया है। अभी थोड़े दिनों पहले जैसे राजस्थान के हैं, राजस्थान के भरतपुर रियासत के राजा थे विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने अपने बेटे के ऊपर आरोप लगाया कि मेरा बेटा मेरी जो है प्रॉपर केयर नहीं करता। फिर उन्होंने एसडीएम जो से माता पिता और वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम में आपको एसडीएम के पास जो आप बनेंगे, आरएस वाले जो भी एसडीएम बनेंगे, फिर आपके पास ही आएंगे इस तरह के मैटर, तो उसमें आपको ऑर्डर करना होता है। तो अब आते हैं अपने मेन मैटर पर, नागरिक और सिविल मैटर से अलग अलग धर्म में अलग है। मुस्लिम्स के जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 है, उनमें कुछ तलाक के विवाह के मैटर्स अलग हैं। तो उन सब मैटर्स में यूनिफॉर्मिटी के लिए हमारे देश में शुरू से काफी टाइम से ये चर्चा हो रही है। जब ब्रिटिश कॉलोनी ने अंग्रेजों का जब हमारे ऊपर शासन था, उस समय से कुछ महिला संगठन ये आवाज उठा रहे थे कि महिलाओं के साथ अलग अलग धर्मों में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और स्पेशली जैसे मुस्लिम महिलाएं हैं उनमें एक पति होता है, एक से ज्यादा 4 शादियां जैसे इस्लाम में परमिशन है, तो ये औरतों के साथ फिर जैसे पति अपनी नई शादियां करता है तो जो पहले वाली पत्नियां हैं उनके साथ प्रॉपर इनजस्टिस होता है और उनके साथ अन्याय होता है। ऐसे मैटर्स में कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तो हमारी जो संविधान सभा थी उसमें भी ये इस बात पे डिसीजन हुआ था कि हमारे देश में यूनिफॉर्म यानी सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। नागरिक मामलों में यानी विवाह के मामले में, तलाक के मामले में, संपत्ति स्थानांतरण के मामले में और विरासत के मामले में, इन और किसी को गोद लेना है जैसे जिनके निसंतान दंपति होते हैं, किसी फिजिकल प्रॉब्लम या मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से जो उनके खुद के बच्चे नहीं पैदा हो पाते, वो जनरली किसी को गोद लेते हैं अपने करीबी रिलेटिव दो किसी को। तो ऐसे केसेस में हम एक ही कानून बनाना चाहिए ताकि जिससे देश में एकता हो सके। लेकिन उस समय की क्योंकि देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे जैसे पंजाब में, बंगाल में, तो और देश हमारा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में डिवाइड हुआ था रिलीजन के बेसिस पे, तो उस समय जो हमारे संविधान निर्माताओं को ये डिसीजन हुआ कि हम आगे इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे और इसको मैंडेटरी नहीं बनाते हैं कि अनिवार्य नहीं कि राज्य कंपल्सरी नहीं है कि राज्य समान नागरिक संहिता के लिए लागू ही करे अभी। और उसके लिए तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसमें जो आपके आर्टिकल 36 से 51 तक के आर्टिकल हैं, 36 से 51 तक, इन सब में ये प्रोविजन है कि जो राज्य है उससे ये अपेक्षा की गई है कि देश के नागरिकों के कल्याण के लिए वो क्या क्या काम करेगा, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, दुधारू पशुओं, गाय, बछड़ा और उनके प्रोटेक्ट करेगा, उनका वध नहीं करेगा। ये राज्य के लिए मैंडेटरी है, मतलब मैंडेटरी नहीं, ये उनके लिए एक्सपेक्ट किया गया, राज्य से अपेक्षा की गई है कि राज्य इन सब चीजों को अपनी जो शासन की नीतियां हैं, कानून बनाने में, पॉलिसी रूल बनाने में, इन सबको फॉलो करेगा। तो अभी हमारे लिए जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो आर्टिकल 44 है। तो आर्टिकल 44 है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है। तो हमारे अगर आपसे ये कोई पूछे कि क्या हमारे संविधान में समान नागरिक संहिता का कोई प्रावधान मौजूद है, तो बिल्कुल है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है, और राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। जैसे आपने पढ़ा, हम स्ट्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि हमारा जो भारत देश का संविधान है 60 से अधिक देशों से लिया गया है, उनके जो बेसिक प्रोविजन है वो हमने हमारे संविधान में शामिल किए हैं और भारत की जरूरतों के अनुसार उनमें थोड़ा बहुत चेंज किया है। तो ये आर्टिकल जो 54 है आपका, ये करता है कि स्टेट शैल एंडेवर
यानी कि राज्य प्रयास करेगा कि देश के पूरे देश में जो भारत की टेरिटरी है, यूनियन नेशनल टेरिटरी की, भारत की जो भौगोलिक सीमा है, उस भौगोलिक सीमा में रहने वाले नागरिकों के सभी नागरिक मामलों जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, और किसी को अडॉप्शन हो गया, गोद लेना हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, विरासत से रिलेटेड हो गई, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गए, तो उन सभी मैटर्स में सभी लोगों के साथ एक तरह से बर्ताव किया जाएगा और सभी लोग एक ही कानून के तहत शासित होंगे, इन सब के लिए प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 जैसे आपके मूल अधिकार जस्टिसेबल होते हैं। जस्टिसेबल का मतलब कि उनके उल्लंघन में या उनको पालन नहीं करने पर हम डायरेक्ट न्यायालय में जा सकते हैं। और 44 क्या है तेजल? हाँ, आर्टिकल 44 है ना, समान नागरिक, यानी अनुच्छेद 44 भाई, जिसमें लिखा है समान नागरिक राज्य समान नागरिक अपने जो भारत की भौगोलिक सीमा है उसमें रहने वाले नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे संविधान में आर्टिकल 44 का प्रोविजन है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने देश में उस समय की जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, लोगों में जो हेट थी रीजनल के बेसिस पे, उन सब को देखते हुए उस टाइम पे एटवंस लागू नहीं किया गया और इसको बाद में राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो जरूरतों के अनुसार, जैसे देश में शांति हो, जो भी परिस्थितियां हो डे टू डे की, बाद में फ्यूचर जो भी कंडीशंस होगी उनको देखते हुए उसको इसमें प्रयास करना चाहिए। अब हम सब ने ये पढ़ा है कि हमारे संविधान में एक 7th शेड्यूल है। क्या है आपके संविधान में? 7वीं अनुसूची बोलते हैं, 7th शेड्यूल, जिसको 7वीं अनुसूची बोलते हैं। उस 7वीं अनुसूची में हम सब ये जानते हैं कि हमारे संविधान का आर्टिकल 1 वो क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। 7वीं अनुसूची को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि भारत का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन रिपब्लिक, जिसको रिपब्लिक क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होता है, राज्य प्रमुख होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट क्या होता है? आपका इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है वो हम प्रेसिडेंट के पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफ में बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, एक्सक्लूडिंग नॉमिनेटेड मेंबर्स, यानी जो मनोनीत किए गए हैं उन लोगों को छोड़ के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो, प्लस स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके आपके इलेक्टेड मेंबर्स, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी। और अब प्रेजेंट में आपकी 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें जम्मू और कश्मीर भी आ गया। तो ये सब इन सब के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो सब मिलके आपके किसको इलेक्ट कर देंगे? राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत क्या है? इंडिया दैट इज भारत, यानी कि आर्टिकल 1 में इंडिया और भारत दोनों नाम ही हैं। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो आप इससे समझोगे कि क्या भारत एक संघीय राज्य, फेडरल स्टेट है, यानी कि भारत एक फेडरल स्टेट, फेडरल यानी यूनिटरी फेडरल स्टेट है। तो ये जो आइडियल फेडरल राज्य होते हैं उनसे थोड़ा अलग है। जैसे आइडियल फेडरल का जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल दुनिया में, या सबसे पुराना एग्जांपल भी है आपका यूएसए है। सीताराम जी, हाँ, जो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है वो आदर्श संघीय राज्य का उदाहरण है। संघीय राज्य में क्या होता है कि संघीय राज्य की कुछ इकाइयां होती है। जैसे आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करेंगे तो उसके 50 राज्य, उन 50 राज्यों ने इनिशियली जब यूएसए बना था उस समय 13 राज्य थे। तो 13 राज्यों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध कैसे गवर्न हो, इसके लिए हम एक अलग से बॉडी बनाते हैं गवर्नमेंट, वो दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध होंगे, उन सब के मामले में डिसीजन लेगी, पॉलिसी बनाएगी। तो उन सब ने मिलके यानी कि कुछ सब्जेक्ट दिए कि आमतौर पर जो भी संघीय स्टेट होती है उसमें कुछ मैटर्स जैसे डिफेंस हो गया, आपकी फॉरेन रिलेशन हो गया, आपकी सिक्योरिटी हो गया, आपके टेलीकम्युनिकेशन हो गया, उन सब में जो भी डिसीजन लेते एक बॉडी होती है। जैसे यूनियन ऑफ स्टेट, जैसे यूएसए का एग्जांपल ये, तो कुछ मैटर्स हैं जो राज्यों ने अपनी सहमति से यूएसए को यानी कि इसकी फेडरल गवर्नमेंट को दिए हैं कि डिफेंस हो गया, फॉरेन रिलेशंस हो गया, ट्रेड हो गया, आपका टेलीकम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन ट्रेड की बात करें तो उन सब में तो डिसीजन जैसे यूएस की प्रेसिडेंट और उनकी एग्जीक्यूटिव लेती है फेडरल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो फंडामेंटल राज्य हैं वो सब इक्वल होते हैं। जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है यूएसए में, जैसे सीनेट होती है कांग्रेस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को बना के क्या बनता है आपका कांग्रेस बनता है। तो हाउस ऑफ जो सीनेट है आपका रिप्रेजेंटेटिव, उसमें हर राज्य से इररेस्पेक्टिव देयर पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन चाहे कितनी हो,
हर राज्य से, चाहे एरिया में कितना ही बड़ा हो, हर राज्य से 2 ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पार्ट होंगे, ठीक है। इसके अलावा सीनेट में है, तो सब यहाँ पे इक्वलिटी है। तो ये जो सब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं, जैसे 50 हैं, तो उन सब ने कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं और अलग अलग स्टेट के लिए उनके अलग अलग रूल होते हैं। और जो फेडरल स्टेट होते हैं वहां के नागरिकों को 2 तरह की नागरिकता होती है, एक तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय नागरिक भी होते हैं और इसके अलावा पर्टिकुलर अपनी स्टेट के भी नागरिक, जैसे कैलिफोर्निया का हो गया, ओहियो का हो गया, इलिनॉइस का हो गया, डेकोटा का हो गया, और साउथ कैरोलिना हो गया, नॉर्थ कैरोलिना हो गया, ऊटा हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, अलास्का हो गया, हवाई हो गया, ठीक है। तो ये इन सब अलग अलग स्टेट्स के बेसिस पे ये, ठीक है। तो ये फेडरल अपना ऐसा नहीं है, अपनी यूनियन ऑफ स्टेट जो आर्टिकल 1 है उसका हमारी संविधान सभा में, हमारे संविधान के जो सबसे नॉन पर्सन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने उसी समय बोल दिया था कि इस आर्टिकल 1 का इंटरप्रिटेशन कर दिया था कि इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब ये था 395 अनुच्छेद तो उस समय बने थे, हाँ 395 अनुच्छेद है, उनमें एबीसी मिला के आज तो आपके 500 के आसपास हो गए टोटल प्रोविजन ABCD मिला के, लेकिन ओरिजिनल जो हमारा संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां थी, ठीक है जी। सर हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ इनिशियल स्टेट में सीताराम जी ने सही बताया 395। जब 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, आत्मार्पित किया, उस समय 395 आर्टिकल थे। आज भी जो हेडिंग है आर्टिकल की नंबर 395 है, लेकिन उनमें संशोधन, जैसे हमारे संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो उनके हिसाब से ABCD करके इसके जो प्रोविजन है आज की डेट में 500 के अराउंड है। तो नए नए इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे नई नई अनुसूची, अभी जैसे आपकी 12 अनुसूची हो गई, पहले 8 थी इनिशियली, तो ये चेंजेस होते रहते हैं। हम जो संविधान संशोधन है इंपॉर्टेंट उनके बारे में भी आपको कराएंगे। और बाकी आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए, उसमें हम बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम का शॉर्टेज होता है, इसलिए हम ब्रीफ में बताते हैं। हालांकि मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड है पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, और उससे भी थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं पूरा, ठीक है। तो जो ये हो गया, तो हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट्स के 2 अर्थ होते हैं जो संविधान सभा में पहले बताए। कौन सा? एक तो कि भारतीय राज्य हैं, जो भारतीय संघ बना है वो भारतीय राज्यों के मध्य किसी समझौते से नहीं बना है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय भारत में 4 कैटेगरी के स्टेट हुआ करते थे, A, B, C, D, और D में सिर्फ एक ही स्टेट था, अंडमान निकोबार आइलैंड, यूनियन टेरिटरी था जो अंडमान निकोबार, एक ही था अलग। तो और दूसरा कि राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। और इन शॉर्ट अगर आप बोले कि भारत का संघ कैसा है, तो अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है, ना यानी विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, यानी राज्यों को जैसे चेंज करते रहते हैं ना, पार्लियामेंट अलग अलग स्टेट बनाती रहती है, पहले 25 फिर 28, और फिर जैसे आपके 2000 में बनाया झारखंड को बनाया, उत्तराखंड को बनाया, और उसके अलावा एक वो छत्तीसगढ़ को बनाया, फिर 2014 में तेलंगाना को बनाया। तो एक ही स्टेट के पार्ट करके अलग अलग बना, जैसे आर्टिकल 2 और 3 में ये प्रोविजन है कि नए राज्यों का गठन कर सकती है। और संविधान इनको जो आर्टिकल 4 बोलता है कि हमारे संविधान का कि नए राज्यों का गठन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन है, उसके लिए जो उनको संविधान जो संशोधन होता है आर्टिकल 368 के तहत उनको माना भी नहीं जाता है, ठीक है। तो हम सीधा अपने टॉपिक के ऊपर रहते हैं। तो 7वीं अनुसूची है आपकी, इसमें यह है, क्योंकि आपको पता चल गया कि यूनियन ऑफ स्टेट है यानी राज्यों का संघ है, लेकिन ये पूरा फेडरल नहीं है, ठीक है। इसकी टेंडेंसी है आपकी यूनिटरी है। तो हमने जो शासन के विषय हैं, जैसे आपने शुरू में देखा है कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि कुछ बेसिक रूल डिसाइड करता है, तो शासन के विषयों का बंटवारा किया गया कि कौन किस मामले पे कानून बनाएगा। तो 7वीं अनुसूची में आपकी जो 7 शेड्यूल है, इसमें 7 शेड्यूल में क्या है, 3 लिस्ट है। 3 लिस्ट कौन सी है? एक तो आपकी यूनियन लिस्ट है जिसको संघीय सूची बोलते हैं, एक आपकी स्टेट लिस्ट है जिसको राज्य सूची बोलते हैं। राज्य सूची का मतलब इस लिस्ट में जो भी विषय हैं उनके ऊपर कानून बनाने का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो किसका है? ओरिजिनल यानी प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार किसका है? राज्यों का, ठीक है। और जो यूनियन लिस्ट जिसको आपका संघ सूची भी बोलते हैं, इसमें कितनी है भाई टोटल? और इसमें है जो केंद्र सरकार बनाएगी, देश की केंद्र सरकार, यानी कि और केंद्र सरकार भी बना सकती है ना, यानी कि प्रेसिडेंट भी क्या करता है आपके ऑर्डिनेंस इशू करता है ना। तो जो केंद्र सरकार है यानी पार्लियामेंट बनाएगी, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी। और इधर आपके पार्लियामेंट में आपकी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों इंक्लूड होते हैं। अगर पूछे कि संसद में क्या शामिल है, संसद का स्वरूप क्या है, तो संसद में आपके प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा तीनों होंगे।
और तीसरी होती है कॉनकरेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं। कॉनकरेंट का मतलब होता है एक साथ दोनों ही बना सकते हैं। समवर्ती सूची का मतलब इसमें जो भी सब्जेक्ट मेंशन है, सब्जेक्ट जो भी इसमें मेंशन कर रखे हैं, उन विषयों के ऊपर कानून बनाने का जो कानून कौन बना सकता है? केंद्र भी बना सकता है, यानी कि आपका केंद्र भी इनके ऊपर कानून बना सकता है और उसके अलावा राज्य भी बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून जो समवर्ती सूची पे हो, अगर उनमें कोई विरोधाभास हो तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा, राज्य द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी नहीं होगा। राज्य सूची में सामान्य तौर पर, यानी आमतौर पर जो सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची पर कानून बनाने का क्षेत्राधिकार राज्यों का है। इमरजेंसी में और जैसे आर्टिकल 249 बोलता है, जिसमें पार्लियामेंट यानी राज्यसभा द्वारा पारित संशोधन के माध्यम से पार्लियामेंट 1 साल के लिए राज्य सूचियों के ऊपर कानून बना करने का अधिकार संसद को दे सकती है। ठीक है, तो ये सामान्य परिस्थिति में आपातकाल जैसे आर्टिकल 356, 352, 360, उस दौरान भी कानून बनाने की शक्तियां राज्य सूची के ऊपर केंद्र को स्थानांतरित हो जाते हैं। वो हम इमरजेंसी प्रोविजंस में डिटेल में देखेंगे। और केंद्र सरकार जनरल यूनियन, अब इसमें कौन से यूनियन, जैसे पूरे जो एक या एक से ज्यादा राज्यों के महत्व के होते हैं, जैसे आपके अफीम का व्यापार इसमें होता है। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रेड हो गया आपका, और डिफेंस हो गए आपके, सारे हो गए। जनगणना के ऊपर दोनों ही बनाते हैं। संचार हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, स्टेट आपके जैसे पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, इन सब के ऊपर कॉन्करेंट लिस्ट में जो है मैटर। और हमारा कॉन्करेंट जैसे जो सिविल नागरिक मामले जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, विरासत हो गया, उसके अलावा एनवायरमेंट में एजुकेशन भी है, ऐसे बहुत सारे मैटर हैं जो जिसमें बाद में संशोधन होते हैं। अब कुछ सब्जेक्ट जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, यानी कुछ ऐसे विषय जो इमरजेंसी प्रोविजन जो ना तो संघ सूची में दे रखे हैं, ना ही राज्य सूची में दे रखे हैं, ना ही समवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट में दे रखे हैं कि इनके ऊपर कानून कौन बनाएगा। तो ऐसे सभी मामलों में जो कानून बनाने की शक्ति है, यानी कि रिजिडियल पावर्स है, यानी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो आपकी पार्लियामेंट के पास है। उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। तो हम सीधे अब, क्योंकि हमारी जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में आपकी जो एंट्री नंबर 5 है, एंट्री नंबर 5, इसमें आप याद रख लेना, एंट्री नंबर 5 ये विवाह, तलाक, विरासत, अडॉप्शन यानी मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन और प्रॉपर्टी हो गया, इन और इनसे जुड़े हुए सभी मामलों के ऊपर कानून बनाने के लिए प्राधिकृत है। यानी कि ये जो एंट्री 5 में आपकी विवाह, तलाक, विरासत, अडॉप्शन, ये प्रॉपर्टी ये है, इन सब के ऊपर कानून कौन बनाएगा? राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकती है। कौन बना सकता है भाई? केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी, दोनों बना सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी जैसे मैंने इनिशियल जो हमारा संबोधन था उसमें मैंने आपको इनिशियल एड्रेस में बोला था कि स्वतंत्र भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस गॉट की ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, और इंडिया जो गणराज्य कब बना? रिपब्लिक ऑफ स्टेट आपके 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, पूरा का पूरा संविधान आपका इन्फोर्स में आ गया। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता के संबंधित और ये परिभाषा से संबंधित जो 15 अनुच्छेद थे वो इफेक्ट में आए थे। तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित 5 से 10 तक के आर्टिकल, उसके अलावा 93, 394, 364 ऐसे प्रोविजन आए थे, तुरंत प्रभाव में आ गए थे। कुल 15 अनुच्छेद थे और बाकी जो पूरा आपका संविधान बचा हुआ था 26 नवंबर 1949 को उसके सारे प्रावधान लागू हो गए थे। तो जो इंडिपेंडेंट भारत है इसमें, चलो मैं तो ये तो आपको बता ही दिया। तो केंद्र और राज्य समवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाएंगे। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी चर्चा से, जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है उस समय से ये काफी चर्चा में है। भाजपा सरकार के जैसे बहुत सारे उनके इलेक्शन मूवमेंट थे, उनमें एक से राम मंदिर था का मुद्दा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे अयोध्या में जहां पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसके अलावा दूसरा मुद्दा कि हम कश्मीर में से धारा 370 हटाएंगे जो राज्यों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करती है। उसके धारा 370 है कि जैसे वहां पे हम देते, पहले बहुत सारे जो संविधान है सारे कानून पहले डायरेक्ट लागू नहीं होते थे, वहां पे अलग संविधान था जम्मू कश्मीर का, जबकि पूरे भारत में आप बोलते हो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनिफॉर्मिटी, एकता के लिए
और बाकी राज्यों के साथ अलग उनका कोई इंडिपेंडेंट संविधान नहीं था, सिर्फ जम्मू कश्मीर का अलग था पहले। तो उन सबको हम हटाएंगे, जम्मू कश्मीर को एक तरह से वो। और तीसरा उनका मुद्दा था कि समान नागरिक संहिता लाएंगे, क्योंकि उनके कंसर्न है जैसे एक जो लव जिहाद हो गया, आजकल कई बोलते हैं कि जैसे मुस्लिम लड़के हैं हिंदू लड़कियों को या दूसरे धर्म की लड़कियों को बहला फुसलाकर शादियां कर लेते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसे केसेज में उनका ये मुद्दा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। और दूसरा मुद्दा ये कि जैसे मुस्लिम धर्म की कोई प्रथाएं जो मुस्लिम महिलाओं के, जैसे एक साथ 3 तलाक की प्रथा थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है सायरा बानो केस 2017 में, कि एक साथ 3 तलाक बोलना मुस्लिम महिला के साथ अपमान है और मुस्लिम महिलाओं को जैसे भरण पोषण का अधिकार है कि नहीं तलाक के केस में, वो सब भी हम इसमें हैं। आमतौर में मुस्लिम जो मैरिज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट माना गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत। उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है कि तलाक उसको कितनी, जैसे एक महर बोलते हैं कि महर की राशि कितनी लिखें, अगर कोई तलाक होता है तो उस केस में महर की राशि उस महिला को देनी पड़ती है। इनिशियली ऐसा प्रोविजन है, लेकिन जो हमारा जो सेक्शन है भरण पोषण तो जिंदगी भर चाहिए उसको, कि जिंदगी भर, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं बेचारी पूरी तरह, मतलब मुस्लिम महिलाएं या जनरली कोई भी भारतीय महिलाएं आमतौर पर अपने पतियों के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं, कि उनकी अशिक्षा बहुत थी, लिटरेसी, उसके और फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को पालना और परिवार की केयर करना, तो उन सब में वो इकोनॉमिक क्षेत्र में काफी पिछड़ गई हैं, पूरी तरह पुरुष के ऊपर ही डिपेंडेंट है ज्यादातर महिलाएं। तो उस केस में, उन सिनेरियो में देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि भाई महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है कि उसको भरण पोषण का भत्ता देना पड़ेगा। तो इस तरह, क्योंकि ये संवैधानिक सूची में विवाह, तलाक, विरासत मेंशन है, और स्वतंत्र भारत के जो पहला राज्य है वो उत्तराखंड है, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कानून बना 2024 में। उत्तराखंड में कब बना यूनिफॉर्म सिविल कोड? 2024 में। फिर दूसरा राज्य आपका गुजरात हो गया, जहां पे बना मार्च 2026 में, मार्च 2026 में यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक तीसरा बना है अभी रिसेंट, अभी जो 26 मई को ये भी लागू हो जाएगा अभी गवर्नर को स्टेटमेंट, तो तीसरा बना है आसाम। आसाम ये मई 2026 में पारित हो गया। तो ये 3 स्वतंत्र भारत का मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद 3 स्वतंत्र भारत के राज्य हैं जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, यानी कि जो देश के या राज्य, जो देश के नागरिक हैं इन राज्यों की टेरिटरी में रहने वाले, उनकी विवाह, तलाक और गोद लेने, विरासत, प्रॉपर्टी कैसे, इन सारे मैटर का डिसीजन सबके साथ एक तरह से बर्ताव किया जाएगा। हालांकि इन तीनों राज्यों में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो कौन सी शेड्यूल ट्राइब्स यानी जनजातियां हैं, उन जनजातियों को इन यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधानों से अलग रखा गया, क्योंकि हमारे संविधान का आर्टिकल 371 है जो पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट और जो जनजातियां ट्राइब्स उनको प्रोटेक्ट करता है। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, अपने राजस्थान में जैसे सहरिया है, आपकी खतौड़ी है, डामोर है और गरासिया हैं, ऐसी जनजातियां, उनकी जो अलग अलग प्रथाएं हैं, सांसी, कंजर हैं, इन सबको, हालांकि सांसी कंजर आपके एससी में आते हैं शायद, हाँ, तो इन सब की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जैसे गरासिया हो गया, डामोर हो गया, आपकी भील हो गए, मीणा हो गए, ठीक है, तो इन सब का थोड़ी हो गई सहरिया बार, तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 371 में है। इसके अलावा शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में भी, जो हमारे संविधान के धारा जो शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 आपके आसाम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा से रिलेटेड है, ट्राइबल एरिया से, तो उनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो इन तीनों राज्यों में, गुजरात में भी ट्राइबल कम्युनिटी काफी रहती है, आसाम में तो बहुत ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी है, उत्तराखंड में भी ट्राइबल कम्युनिटी जो पहाड़ी ट्राइबल एरिया में रहते हैं, तो उनके लिए ये जो है उनके ऊपर लागू नहीं है। बाकी इसके अलावा एक्सेप्ट यानी जो एक्सक्लूडिंग ट्राइबल कम्युनिटीज, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर्म्ड बाय ऑल दीज 3 स्टेट्स एप्लीकेबल टू एवरी सिटीजन एक्सक्लूडिंग शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, तो इन सब के ऊपर अप्लीकेबल है। और क्योंकि ये तीनों राज्य, क्या इनके पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी का मतलब कि क्या कानून बनाने के लिए संविधान के तहत प्राधिकृत है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कानून बना रहे। कि आप में से बहुत सारों का डाउट हो सकता है कि यूनिफॉर्म इन समान नागरिक संहिता है तो हम सब एक ही सिटीजन है, भाई सिटीजनशिप के ऊपर कानून सिर्फ संसद बना सकती है, तो फिर राज्य कैसे बना सकते हैं। तो इसका मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारी जो संवैधानिक सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके एंट्री 5 में विवाह, तलाक, विरासत, अडॉप्शन ये सब मेंशन है। तो जो संवैधानिक सूची में कोई भी सब्जेक्ट मेंशन है उसके ऊपर राज्य और केंद्र दोनों समान रूप से कानून बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर राज्य और केंद्र द्वारा बनाए गए कानून में कोई डिफरेंस हो
तो उस केस में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून पारित होता है। अब ये तो है आज की स्थिति। अब हम इन तीनों के जो बेसिक फीचर्स देखेंगे कि क्या क्या है, सिमिलरिटी किस तरह से है, कौन कौन से कंसर्न किए गए हैं, और हम ये भी जानते हैं, हम ये भी देखेंगे क्या भारत में कोई ऐसा कोई दूसरा स्टेट है जहां पे आजादी से पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू हो। तो हम इसमें देखते हैं एक स्टेट का नाम आता है गोवा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपने गोवा के बारे में सुना है, काफी मतलब कल्चरल है यहाँ पे। तो गोवा में जो पुर्तगाली संस्कृति आपने पढ़ा है कि गोवा है 1961 में, दिसंबर 1961 में पुर्तगाल से स्वतंत्र करवाया गया था, और गोवा के ऊपर ही सबसे पहले, यानी भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और गए भी सबसे बाद में थे। फिर इसको 1987 में भारत का 25वां राज्य बनाया गया था आपका, ठीक है। तो उससे पहले ये यूनियन टेरिटरी था गोवा दमन दीव के साथ में, लेकिन 1987 में इसको 25वां भारत का राज्य बनाया गया, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा। इस गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता है, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल की गवर्नेंस लगभग 400 के अराउंड, यानी कि 534 से लेकर आप 1961 तक देख लो, लगभग 400 सालों तक यहाँ पे पुर्तगाली रहा। तो यहाँ की जो कल्चर है और यहाँ पे जो चर्च हैं वो काफी अच्छे चर्च हैं, यहाँ पे कार्निवल्स होते हैं, मतलब तो पुर्तगाली प्रथाएं, मकान, जो आर्किटेक्चर है सारा भी जो है वेस्टर्न टाइप का ही है यहाँ पे। तो गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता है 1867, यानी कि वहां पे जो पुर्तगाल में सिटीजन्स के साथ कौन कौन से रूल होते हैं 1867 है। तो इसके तहत गोवा में क्या है, समान नागरिक संहिता लागू है। इन तीन, जैसे आपने अभी देखा उत्तराखंड, आपके गुजरात और आपके अभी आसाम, इन तीनों में गोवा की डिफरेंस इसलिए है कि ये तीनों भारतीयों द्वारा निर्मित की गई है, जबकि गोवा में जो लागू है वो पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के तहत है। गोवा की विधानसभा ने ऐसा कोई प्रावधान कानून नहीं बनाया, वहां पे पहले से ही लग रहा है, ठीक है। चल, और सुप्रीम कोर्ट ने कई, जैसे 2019 में बोला, 1995 में बोला, सायरोबान वाले मैटर में 2017 में बोला, और हमारी तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला जजमेंट्स में डिसीजन देते हुए कि गोवा एक सुंदर एग्जाम्पल है जहां पे सभी लोगों के सिविल मैटर्स हैं, विवाह है, तलाक के हैं, प्रॉपर्टी से हैं और विरासत से रिलेटेड सारे मामले हैं, उन सब में एक है जो हमारे देश के लिए आदर्श एग्जाम्पल है, और पूरे देश को या केंद्र को समान नागरिक संहिता लागू करने की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये तो बैकग्राउंड हो गया। अब हम देखते हैं इन तीनों के, जैसे आसाम, दूसरा गुजरात, और तीसरा आपका क्या है, मैं थोड़ा ऑर्डर से ले लेता हूं। पहला उत्तराखंड था आपका, हम टाइम सीक्वेंस में ले लेते हैं। पहला उत्तराखंड स्टेट था आपका, यहाँ पे भाजपा की सरकार है। गुजरात में भाजपा की काफी सालों से, 1997 या 97 से गुजरात में भाजपा ही है। पहले मोदी जी यहाँ सबसे लंबे पीरियड तक सीएम रहे हैं। इसके बाद में है आपका आसाम, जो अभी रिसेंटली बना है। डेट आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन मई 2026, मार्च 2026, और इसका ये दिसंबर या अक्टूबर सितंबर ऐसा कुछ हो सकता है, 2024 है। तो ये इन सब तीनों स्टेट्स में हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बन चुका है और लागू भी हो चुका है। आसाम में अभी गवर्नर ने मैसेज नहीं दिया, वो दे देंगे तो ऑलमोस्ट, क्योंकि भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो गवर्नर किसी भी डिसीजन को अपोज नहीं करेंगे। तो फाइनली ये तीनों राज्यों में हो चुका है। अब इन तीनों के जो मेरिट से रिलेटेड है, बेसिकली जो कंसर्न है वो क्या है, आपको सबसे पहले तो इसमें किनको, ट्राइबल को, जो जनजातियां हैं उनको अलग रखा गया है। जो भी जनजातियां हैं, जनजातियों को जो समान नागरिक संहिता कानून है उससे बाहर रखा गया है। अब इसमें क्या प्रोविजन है विवाह के लिए, इसमें एक तो यह है कि कोई भी मैरिज हो उसके विथ इन 60 डेज आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी कि 60 दिवस के अंदर अंदर किसी भी तरह से शादी हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, एक्सक्लूडिंग ट्राइबल्स, 60 दिवस यानी 60 डे के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन को पंजीकरण बोलते हैं हिंदी में। रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, जैसे जनरली जो कोर्ट मैरिज करते हैं उसमें जो रजिस्ट्रार होता है मैरिज और रजिस्टर करने वाला, तो वहां पे जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस एक्ट के तहत, वहां पे जाके आपको 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपनी मैरिज का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो आज की जो बदलती कल्चरल इवेंट है, वेस्टर्नाइजेशन का असर है उसमें और ग्लोबलाइजेशन का असर है, लिव इन रिलेशनशिप। तो पहले तो आपको लिव इन रिलेशनशिप का पता होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है कि जब कोई लड़का या लड़की, और क्योंकि आज और दो लड़कियां या दो लड़के भी आजकल, क्योंकि बदलता कल्चर है, तो जब बिना विवाह, लिव इन रिलेशनशिप जनरली ये कंसर्न रहा है कि जैसे बिना शादी के लड़का और लड़की पति पत्नी के रहते हैं की तरह रहते हैं, और फिर उनसे जैसे कोई संतान उत्पन्न होती है, पैदा होती है, जन्म लेती है, तो उस संतान को फिर कौन अपनाए, उनको छोड़ दिया जाता है कई बार अनाथ आश्रम में। तो ऐसी, क्योंकि जो लिव इन रिलेशनशिप में आज रह रहे हैं, कल को उनका किसी बात में डिस्प्यूट हो गया और उनसे उनके कोई बच्चा है, तो उस बच्चे की कस्टडी किसको जाएगा, उसका पालन कौन करेगा, और फिर लोग उनको अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं या उनको सुसाइड कर देते हैं, भ्रूण हत्या भी हो जाती है। तो इन सब मैटर्स को कंसर्न करते हुए तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि इसको कैसे कंट्रोल करे। तो राज्यों ने बोला कि लिव इन रिलेशनशिप, इनमें लिखा कि लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी अगर रहना चाहता है तो उसके लिए भी उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन है, मैंडेटरी है उसके लिए, यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन भी और लिव इन रिलेशनशिप जो रजिस्ट्रेशन है वो भी। इसमें एक प्रोविजन ये है कि केवल धर्म, अगर मान लो किसी का रिलीजन, शादी करने के बाद में किसी का धर्म परिवर्तन कर दिया गया, तो शादी का फंक्शन अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये लगता है इस एक्ट के तहत कि जो विवाह है केवल और केवल धर्म परिवर्तन के लिए या किसी प्रलोभन के द्वारा, किसी दबाव के द्वारा किया गया है, तो उस मैरिज को वो अवैध, इलीगल डिक्लेयर कर देंगे। यानी कि विवाह का जो पर्पज ये नहीं होना चाहिए कि विवाह करके हम उसको धर्म परिवर्तन करवाए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इसके जो जनरली जो बीजेपी भाजपा के है लव जिहाद का मैटर है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके उनको छोड़ देते हैं, उनके साथ मारपीट के अंदर। ऐसी सिचुएशन ना हो कि विवाह का पर्पज ये ना हो। और इसके ऊपर जो बहुविवाह है, पॉलीगेमी, पॉलीगेमी का मतलब होता है एक से ज्यादा विवाह, बहुविवाह। और बहुविवाह का आमतौर पर यही तात्पर्य है कि जो पुरुष होते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में 4 विवाह की अनुमति है शरीयत के अनुसार, तो जो 4 विवाह है एक साथ एक से ज्यादा पत्नी रहा, वो पूरी तरह अवैध है, कंप्लीटली इलीगल, इलीगल है, कंप्लीटली इलीगल है भाई, यानी वो अवैध है। यानी अगर कोई आदमी एक विवाह के होते हुए दूसरा विवाह करता है, वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा, उसको पनिशमेंट होगा, ठीक है, और वो विवाह आपका इलीगल रहता है। एक पत्नी के रहते हुए आपको अगर विवाह करना है दूसरा, तो पहले उससे या तो डिवोर्स दो, डिवोर्स की डिक्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद में आप किसी के साथ भी मैरिज कर सकते हो। तो एक इसमें पॉलीगेमी को अवैध किया, किसी भी तरह का, किसी भी धर्म का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, यानी जनरली मुस्लिम है, तो किसी भी तरह की अनुमति नहीं है एक से ज्यादा पत्नी रखने का। अगर आपको एक से ज्यादा पत्नी दूसरा विवाह करना है तो पहले डिवोर्स लीजिए, उसके बाद में कीजिए, ठीक है। इसमें डिवोर्स के मामले में जैसे महिलाओं को जो भरण पोषण है उसका भी प्रावधान है। और जो लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चे होते हैं उनको भी लीगल बच्चा माना जाएगा, जैसे माता और पिता से जन्मा हुआ बच्चा हो। तो जैसे लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको रेस करेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, छोड़ेंगे नहीं अगर ऐसा कुछ होता है तो। ये है सारे इसके मेन प्रोविजन। जनजातियों को इन तीनों राज्यों में अलग रखा गया है। जनजातियां जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसके तहत नहीं आएंगी। अब इसके कुछ कंसर्न भी देखेंगे अपन, जैसे इन तीनों को हालांकि चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और चैलेंज किया गया है कईयों को, और बाकी को भी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, क्योंकि ये संवैधानिक है। तो इसमें राइट टू प्राइवेसी है, जो हमारे संविधान की जो 9 जजों की बेंच है, के एस पुट्टास्वामी 9 जज बेंच थी, उसने डिसीजन दिया था कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी है, वो फंडामेंटल राइट्स है। और राइट टू प्राइवेसी का अगर उल्लंघन होता है कि लोगों को किससे शादी करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं पीना, अगर इस तरह के मैटर्स में राज्य इंटरफेयर करेंगे तो राइट टू प्राइवेसी का वोल्यूशन माना जाएगा। अब वो देखते हैं कि राज्य बैलेंस कैसे करता है, कि राज्य के आर्गुमेंट ये है कि हम ये बहुत सारी जो चीजें चल रही हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले बच्चों को छोड़ देते हैं, तो राज्य के ऊपर बर्डन आता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं। वो अलग मैटर है, जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन आज की डेट में ये लो वैलिड हैं सारे के सारे। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे कोई मामले आए हैं कि जब उसको लगा कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ना चाहिए। और जैसे एक बॉडी होती है लॉ कमीशन, जैसे एक बॉडी होती है विधि आयोग, जैसे आप जनरली पढ़ते हैं विधि आयोग, लॉ कमीशन, LAW लॉ कमीशन,
तो ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि गैर संवैधानिक बॉडी है, निकाय है, यानी कि इसको संविधान के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही है, उसके अलावा नॉन स्टैट्यूटरी यानी गैर संविधिक, यानी कि इसको पार्लियामेंट के किसी कानून द्वारा भी नहीं बनाया गया है। तो इस बॉडी जो आपका 21वां जो आपका लॉ कमीशन था, 21st लॉ कमीशन, ठीक है, उसने अपनी एक कंसल्टेटिव पेपर दिया था, कंसल्टेटिव। तो लॉ कमीशन क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी भारत सरकार के विधि और कानून मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन के द्वारा हर 3 साल के लिए लॉ कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। और अभी 23वें लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया है 2024 से 27 के पीरियड के लिए। और जो 23rd लॉ कमीशन है उसके हेड हैं आपके जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं दिनेश माहेश्वरी। यह आपको नाम याद रखना है, दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। ये 23वां जो है अभी जो लॉ कमीशन है 2024 से 27 की अवधि, वो आपका 23वां लॉ कमीशन है। विधि आयोग है, विधि आयोग का गठन मिनिस्ट्री यानी कि जो विधि भारत सरकार का विधि और कानून मंत्रालय उसकी एक अधिसूचना के द्वारा किया जाता है, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है ये। और इसलिए ये ना तो संवैधानिक है और ना ही संविधिक है, यानी कानून के द्वारा भी निर्मित नहीं किए गई है विधि आयोग, ना ही संविधान के द्वारा। इसके अलावा आपको ये जानना है कि ये सलाहकार बॉडी, जब तक ये 3 साल का पीरियड है उस पीरियड के दौरान ये जो हमारा विधि और कानून मंत्रालय है भारत सरकार का, उसका सलाहकार भी होता है कानून बनाने में, लॉ फॉर्म में, उन सब में ये एडवाइस करता है, ठीक है। तो इस 21वें विधि आयोग कमीशन ने भी एक कंसल्टेटिव पेपर जारी किया था, किसके ऊपर? 2018 में। तो उसने बोला था कि जो यूनिफॉर्म, क्योंकि ये विधि आयोग में कि भारत सरकार पहले बोलती है कि आपको जो हमारे देश में कानून है उसमें क्या बदलाव होना चाहिए बदलती जरूरतों के हिसाब से, उन सब के बारे में डिटेल मेंशन होती है। तो उसमें उनका उसी पैरा में उसी जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है उनकी शर्तें होती हैं, उन्हीं के अंदर रहते हुए उनको काम करना पड़ता है, अपनी ओपिनियन देनी पड़ती है। तो 2018 में जो 21वें लॉ कमीशन थे उसने इसके ऊपर एक कंसल्टेटिव पेपर जारी किया था, यानी कि हम सबको ने बोला कि अभी समय ऐसा नहीं है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने बोला कि ना तो इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, यानी समान नागरिक संहिता की देश में जरूरत नहीं है। तो उसके फेवर में उन्होंने आर्गुमेंट दिए कि इसके बजाय हमें जो अलग अलग देश धर्मों के जो कानून है, पर्सनल लॉ है, व्यक्तिगत मामलों की विवाह पंजीकरण, उन सब में सुधार करना चाहिए। ऐसे कानून जो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो, जैसे पॉलीगैमी हो गया शरीयत लॉ में, इन सब के सुधार की ओर बढ़ना चाहिए। देश में हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट थी। फिर 22वें विधि आयोग जो कर्नाटक हाईकोर्ट के जज थे पहले, ऋतुराज अवस्थी जी, वो उसके हेड थे, उनको भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया था केंद्र सरकार ने कि आप यूएस के ऊपर कुछ रिपोर्ट दीजिए। हालांकि उसने जो 22वें संविधान जो 22वां लॉ कमीशन है ऋतुराज अवस्थी जी के, उनने इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दी। तो हालांकि 21वें लॉ कमीशन रिपोर्ट कंसल्टेटिव पेपर रिपोर्ट तो नहीं दी उन्होंने, लेकिन एक जो कंसल्टेटिव मतलब जो सलाह मशवरे का पेपर पत्र था उसमें उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि हमारे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ने से बजाय, लागू करने के बजाय, हमें अलग अलग धर्मों में जो डिस्क्रिमिनेशन है स्पेशली लिंग आधार पर महिलाओं के साथ, उनको दूर करना चाहिए। उससे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं। तो इसमें जैसे कई एग्जांपल दे दे कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जो 3 तलाक है 2017 में सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट के थ्रू उसको असंवैधानिक डिक्लेयर किया। ऐसी और भी प्रथाएं हैं जो अलग अलग समाजों में मौजूद है, अलग अलग धर्मों में, उन सबको हमें दूर करना चाहिए। जैसे अभी मैंने इनिशियल बताया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में पिता की संपत्ति में पुत्री को अधिकार नहीं था, लेकिन 13 सितंबर 2005 से पुत्री को पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार है। हालांकि अभी जो रिसेंट है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, इसके ऊपर रूलिंग ये है कि बेटी चाहे कभी भी पैदा हुई हो, चाहे 13 सितंबर 2005 से पहले जिस दिन वो अपने पिता के जन्म ले लिया, उसी दिन से पिता की संपत्ति में उसका आधा हक होता है, अधिकार होता है। तो सिर्फ 21वें लॉ कमीशन ने इसके ऊपर ये बोला है और उसका ये मानना है कि अभी जरूरत नहीं है। और 22वें ने इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं दी और 23वां अभी चल रहा है। अगर ये कोई रिपोर्ट देते हैं इसके ऊपर तो बात अलग है, लेकिन इन सब जो अलग अलग राज्यों के द्वारा, क्योंकि भारत में ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो यूनिफॉर्मली अलग अलग राज्यों के द्वारा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। और ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो पॉलीगैमी है और रजिस्ट्रेशन है इनको कंसर्न किया गया।
अब इसके बाद में कुछ सुप्रीम कोर्ट के फेमस जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत होता है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है, जिसमें यह है कि जैसे लॉ बनाने का कानून काम किसका है, विधायिका का है, लेजिस्लेचर का है, कानून को इंटरप्रेट या उनकी व्याख्या करने का काम जुडिशरी का है, उनको लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का है, सबके अलग अलग फंक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट जनरली रिक्वेस्ट करता है, रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप इस सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाइए। बहुत सारे मैटर में जैसे विशाखा गाइडलाइन जो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता था, उसको एड्रेस करने के लिए पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की, रिकमेंडेशन की कि आप कानून बनाए, तो पार्लियामेंट ने बनाया। जनरली सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर पार्लियामेंट कानून बनाती है अलग अलग मैटर्स के ऊपर। तो इसमें सबसे पहला जो जजमेंट, ये आज़ादी के बाद में काफ़ी समय तक चर्चा में नहीं रहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि केंद्र सरकार थी और केंद्र सरकार का नेचर है सभी जनरली, वो कुछ लोग जो पॉलिटिकल बीजेपी वाले बोलते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करती है, चलो जो भी हो वो अलग मैटर है, लेकिन हम सिर्फ लीगल कॉन्सेप्ट पे देखेंगे, वो पॉलिटिकल हम जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें नहीं जाएंगे। तो एक शाह बानो जजमेंट है 1995 का, शाह बानो नहीं 1985 का शाह बानो जजमेंट है, शाह बानो जजमेंट 1985 का शाह बानो जजमेंट। तो इस जजमेंट में क्या था कि एक मुस्लिम महिला थी शाह बानो, जो कोई एमपी के कोई एडवोकेट थे, उनकी मिसेज थी, तो उन्होंने उसको तलाक दे दिया था। उस तलाक के तहत जैसे मुस्लिम विवाह के तहत जो एक मेहर की राशि होती है वो दे देते हैं और 1 महीने तक वो उसको गुजारे भत्ते का करते हैं। तो उसके बाद में इस महिला को इसको चैलेंज किया एमपी हाई कोर्ट में, और वो खुद वकील थे एमपी हाई कोर्ट में, तो शायद उनको बोला, तो उन्हें चैलेंज किया कि जो क्योंकि मैं भारत के नागरिक हूं तो मुझे भी जो सीआरपीसी का 125 का प्रोविजन है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका प्रोविजन है, प्रावधान है, उसमें धारा 125 है, वो जैसे तलाक के केस में क्या करते हैं, महिलाओं के भरण पोषण का प्रावधान करती है। ये पति की ड्यूटी है कि वो बेटर लाइफ, जिस तरह की कंडीशन में वो जी रहा है, जिस तरह की लाइफ स्टाइल जीवन शैली उसकी है, उस तरह की लाइफ स्टाइल वो अपनी तलाकशुदा पत्नी को भी इंश्योर करेगा। तो इसमें जो मुस्लिम महिलाओं, उन्होंने बोला कि इस आर्टिकल के तहत, क्योंकि मैं देश की नागरिक हूं और तो मुझे भी इसके तहत, क्योंकि मैं प्रोटेक्ट हूं, तो मुझे जो है गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। तो बाद में 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सुना और ये बोला कि हाँ भाई, आर्टिकल 125 के जो हमारा ये सीआरपीसी का 125 का प्रोविजन है, जिसको भरण पोषण बोलते हैं जनरली, यानी मेंटेनेंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसके तहत मुस्लिम महिला भी अधिकार है, धर्म के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 का वॉयलेशन है, ठीक है। तो ये आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। इसके बाद में जो हमारी पार्लियामेंट की उस समय राजीव गांधी सरकार थी, उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो 3 तलाक विधेयक 1986 वो पारित किया, वो अलग तो पॉलिटिकल हो गया जनरली। तो उसी जो प्रोविजन है उसको देखते हुए फिर उस टाइम पे ये मुद्दा फिर शांत चला गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का। लेकिन 125 का जो मेंटेनेंस का है, आजकल नहीं, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि आपराधिक मामले किस तरह से गवर्न होंगे, उनमें इसकी धारा का नाम बदल के 144 कर दिया गया है। आपको ये भी याद रखना कि जो पहले सीआरपीसी 125 का था, वो आजकल आपका बीएनएसएस 144 हो गया है, जिसमें भी ये प्रावधान है कि जो महिलाएं हैं, irrespective of any religion, इसमें भी शेड्यूल ट्राइब्स का एक्सक्लूजन है, तो उनको गुजारा भत्ता प्राप्त करने का कानूनी वैधानिक अधिकार है, इसके तहत कवर है। इसके बाद में एक सरला मुदगल केस आया था, सरला मुदगल केस है 1995 का। इसमें क्या था, जो सरला मुदगल है, ये इस महिला के पति ने, सरला मुदगल केस था 1995 का। इस केस में क्या होगा, सरला मुदगल के पति ने एक दूसरे विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तो उसने फिर इसने चैलेंज किया उनको डिसीजन के धर्म परिवर्तन, जैसे मुस्लिम धर्म में एक साथ 4 शादियां करने की परमिशन अलाउ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि कुछ लोग धर्म बदलने सिर्फ इसलिए धर्म बदलते हैं कि वो विवाह कर लेते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह की परंपराएं हैं, तो ये महिलाओं के साथ ज्यादती है, उनके साथ लैंगिक भेदभाव है। तो जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको दूर करने के लिए पार्लियामेंट को
एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, स्पेशली मैरिज के मामले में सबके ऊपर वो एक समान तरीके से लागू हो, ताकि महिलाओं के साथ भेदभाव और हिंसा ना हो। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन की थी। इसके अलावा जो सायरा बानो जजमेंट है आपका 2017, सायरा बानो जजमेंट 2017, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो 3 तलाक को असंवैधानिक डिक्लेयर किया, एक साथ 3 तलाक बोल के, जैसे तलाक 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 बोल के जो तलाक होता है उसको असंवैधानिक डिक्लेयर किया है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। और मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं बना रही हैं, और उनके जैसे वक्फ में भी संशोधन करके लिए अभी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में पारित किया गया है, अलग अलग प्रोविजंस है। तो इन तीनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये रीइंफोर्स किया है, बार बार ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, रिकमेंड किया है कि आप देश में महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, उनके साथ बढ़ती हिंसा को देखते हुए और महिलाओं के साथ जो इमोशनल अत्याचार होता है उसको रोकने के लिए हम सबको आप विवाह तलाक इन सब के मैटर में एक कानून बनाइए जो सभी देशवासियों के ऊपर एक समान तरीके से लागू हो। तो इन सभी डायरेक्शंस में और इनके फेवर में केंद्र सरकार और जो भाजपा शासित राज्य हैं उनकी डिमांड है, उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। अभी 3 राज्यों में हो चुका है और आपको पता है ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो इन्हीं जनरली ये सभी राज्यों में धीरे धीरे लागू हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोग जो इसके फेवर में आर्गुमेंट करते हैं उनके भी आर्गुमेंट देख लें। प्रोज का मतलब होता है जो इसके फेवर में, यानी कि जो आर्गुमेंट्स इन फेवर, जो वो चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू फेवर में। कुछ जो इसके अपोज में है उन लोगों के आर्गुमेंट अपन देख लेते हैं कि वो क्या करते हैं, उनका कहना क्या, अपोज वाले क्या कहते हैं, फेवर वाले क्या कहते हैं। फेवर वालों का ये मानना है कि इससे देश में एकता बढ़ेगी, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है यानी धर्मनिरपेक्ष है और हम सब देश के एक ही नागरिक हैं। तो सेकुलर जो नेचर है हमारे देश की, सेकुलर प्रकृति है, उसको सेकुलर प्रकृति के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना जरूरी है कि सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य तो सभी धर्मों के साथ एक जैसा बर्ताव करता है, तो सभी धर्मों में एक जैसी परंपराएं मान्यताएं होनी चाहिए। तो ये इसके फेवर में है। दूसरा कि इससे देश की एकता बढ़ेगी, लोगों के साथ सभी तरह से एक ही तरह से बर्ताव किया जाएगा, तो इससे यूनिटी भी प्रमोट होगी। तीसरा, इससे जेंडर जनरली जो विवाह तलाक के मैटर हैं महिलाओं के अगेंस्ट क्या है वो बाइज्ड है, यानी कि विवाह तलाक इन सब तरह के केसेस में, अडॉप्शन हो गया, इन सब में महिलाओं का ही दुरुपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रताड़ित पीड़ित सिर्फ महिलाएं होती हैं। तो इस तरह के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा उनसे हम जो महिलाओं की बढ़ती हिंसा और जेंडर इनइक्वलिटी है उसको दूर कर सकते हैं। और ये किसको प्रोटेक्ट करेगा, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करेगा कि लैंगिक समानता की ओर बढ़ेंगे, हम एक जो जस्ट समाज की ओर बढ़ेंगे, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी यही भी है कि स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशंस है कि वो राज्यों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, धर्म के बेस पे, कास्ट पे बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, जेंडर के बेस पे। ये इनके मेजर आर्गुमेंट्स हैं। और दूसरा आर्गुमेंट्स है कि जैसे दुनिया में मुस्लिम देश है, जैसे तुर्की है आपका, मिस्र है, वहां भी माइनॉरिटीज हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके लिए कोई अलग से नहीं, वहां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है। तो जैसे जो मुस्लिम ये बोलते हैं, तो जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं जैसे तुर्की और सीरिया, वहां भी जो है वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। दुनिया की ज्यादातर मैक्सिमम कंट्रीज में नागरिकों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज और उसके अपने इंडिया के रेफरेंस में देखें तो वहां पे जनरली क्या होता है कि अलग अलग देश सिर्फ एक प्रजाति के ही हैं, एक ही तरह के लोग होते हैं, एक ही धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। हमारे यहाँ वास्ट कल्चर है, डाइवर्सिटी है। अब इसके अपोज वाले बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे हमारे जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी यानी विविधता है, कल्चरल डाइवर्सिटी है और मल्टीप्लुरलिज्म है, बहुलतावाद है, उसके अगेंस्ट करता है, उसको डिग्रेड करता है। जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है इतनी फेमस, जिसको हम एकता में अनेकता बोलते हैं, उसको ये डिमिनाइज करता है, यानी उसको कम करता है। दूसरा ये बोलते हैं कि जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है वहां भी लोगों में डिस्प्यूट होते हैं उसके बावजूद भी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आर्टिकल आपके 25 से लेके 28 तक के प्रोविजन है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हालांकि कुछ उसके रिस्ट्रिक्शन है, जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरलिटी हो गया और हेल्थ हो गया। तो इनको छोड़ के तो इसमें जो है ये वॉयलेट करता है जो
जो पर्सनल रिलीजियस है आर्टिकल 25 को वायलेट करता है। उसके अलावा जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको अपने धर्म की संस्था स्थापित करने का है। तो 25 से 28 के बीच में ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो मूल अधिकार है, उनको भी वायलेट करता है। और हमने देखा है हमारे संविधान में आर्टिकल 13 में क्लॉज 2 ये बोलता है, 13 में ये लिखा गया है कि कोई भी ऐसा कानून संसद द्वारा बनाया गया जो मूल अधिकारों से इनकंसिस्टेंट हो, उनके अपोज में हो, उनसे असंगत हो, उतने हिस्से तक वो क्या हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा। एक ये मुद्दा भी है इसमें। और तीसरा इसमें माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो इन सब चीजें, इसके अलावा अभी जैसे चर्चा में एक मुद्दा है, अभी सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच है सबरीमाला मैटर के ऊपर सुन रही है। उसके अलावा उसमें दाऊदी बोहरा समुदाय की भी कुछ प्रथाएं और सभी पारसी समुदाय की कई प्रथाएं जो महिलाओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी है या अलग अलग है, जनरली उन सबको भी एक 9 जजों की संविधान पीठ बोल रही है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी उसमें जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस BV नागरत्ना जी, जो सूर्यकांत जी के बाद में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला CJ बनने वाली हैं, तो उन्होंने ये आर्गुमेंट किया था कि हम किसी भी धर्म के मामले में इंटरफेयर करके राज्य कुछ जो उनकी विशेषताएं, आप धर्म को खत्म नहीं कर सकते हो उसमें यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे लाके, या जेंडर इक्वलिटी के नाम पे, या कुछ जो आप है मूल अधिकारों को प्रमोट करने के नाम पर किसी धर्म की उसके नेचर को ही खत्म नहीं कर सकते हो। तो हालांकि तो ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो ऑब्जर्वेशन है उसके फेवर में करता है, अपोज करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आप किसी धर्म को ही पूरी तरह नहीं खत्म कर सकते। उसकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, लोगों के धार्मिक मैटर्स में इंटरफेयर होगा, जिससे जो कम्युनलिज्म है वो बढ़ा होगा। इसका दूसरा जो अपोज में है वो क्या करते हैं, इसके कम्युनलिज्म बढ़ेगा इससे, और इससे पॉलिटिसाइजन होगा, इसका राजनीतिकरण होगा, लोगों में हिंसा बढ़ेगी, वैमनस्य फैलेगा। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला जो आर्गुमेंट है वो इनके अपोज में जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि आप धर्म में सुधार करने के बेसिस पे या मूल अधिकारों को लागू करने के आधार पर आप पूरे धर्म को ही नहीं बदल सकते हो, उसकी जो कल्चर है उसको ही खत्म नहीं कर सकते हो। तो ये सब मुद्दे इसके फेवर में है। तो हम सब ने जो आज का टोटल कंप्लीट हो गया अपना, तो ये हम सब ने पूरा देख लिया आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते थे क्योंकि आज मैंने बहुत स्लो ही कराया है और डिटेल में एक्सप्लेन किया है हिंदी इंग्लिश में। तो इसमें संवैधानिक प्रावधान भी आपको पता चल गया कि आर्टिकल 44 संविधान सभा की बहस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था कि इस समय रिकमेंड किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट आपको याद रखने, इसके फेवर में कौन से आर्गुमेंट है, इसके अपोजिट में कौन से आर्गुमेंट है। मैंने आपको सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर्स बताए हैं, और संवैधानिक प्रावधान है जो राज्यों को ऑथोराइज करता है कानून बनाने के लिए, एंट्री 5 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट है, इन सब के बारे में बताया है। तो आप सबको एक डिटेल में, अगर आप और जो भी कोई आपके क्वेश्चंस हो इन डिटेल कोई भी, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हमारी टीम आपको इसके आंसर प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू।